हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक टॉपिक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो देख, फालतू का समय ना वेस्ट करते हुए दोस्तों आइए बात करते हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति मैंने यहाँ जैसा कि आपको देखा हेडिंग डाला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है, इनकी अगर बात की जाए तो संविधान में क्या प्रावधान है इनके बारे में। तो अगर राष्ट्रपति की बात करें संविधान में प्रावधान की, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति जो है संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, या राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के भाग 5 में मिलता है। कहां मिलता है? 5 में। और अगर आपसे चैप्टर पूछे कि किस चैप्टर में है, तो चैप्टर 1 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद दोस्तों 52 से 61 तक राष्ट्रपति का जिक्र मिलता है किसमें? संविधान में। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है दोस्तों कि ये किस देश के संविधान से, या पद किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो लिया गया है वो दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन से। तो राष्ट्रपति का जो पद है ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। किस देश से? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 से 61 तक है। 52 से 61 तक है। तो किस किस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें राष्ट्रपति के बारे में जान दी गई हैं, इसका जिक्र हम करेंगे एक ट्रिक से। तो एक ट्रिक मैं बनाता हूं दोस्तों, और उसके बाद मैं एक एक अनुच्छेद को बहुत अच्छे से लूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, एक ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा। पका चुनिर का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। तो इस ट्रिक के द्वारा दोस्तों हम ये 52 से 61 तक के आर्टिकल पूरे के पूरे कवर कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, पास से यहां हम बात करें अगर, तो इसमें दिया है राष्ट्रपति का पद। ये सारी चीजें किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति के बारे में ही बात हो रही है। पा में दिया है क्या? राष्ट्रपति का पद। दोस्तों, का में दिया है इसकी कार्यपालिक शक्तियां। किसकी कार्यपालिक? राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां, कि राष्ट्रपति कितनी कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर है। अभी हम देखते हैं केवल इसका फुल फॉर्म, फिर उसके बाद हम लोग अनुच्छेद भी देखेंगे। फिर उसके बाद बात होती है दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन की बात होती है। इसकी बात होती है, निर्वाचन की बात होती है। इसके बाद दोस्तों होती है निर्वाचन की प्रक्रिया की। किसकी बात होती है दोस्तों? निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया देखिए, 53 में निर्वाचन की बात की गई है, राष्ट्रपति का चुनाव की बात की है, और निर्वाचन की प्रक्रिया जो दी गई दोस्तों वो 54 में दी गई है। ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल, का से क्या हो गया दोस्तों? कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, या इसी को हम बोलते हैं पदावधि। पदावधि, ठीक है। फिर पुनर् से दोस्तों पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं, और हो सकते हैं कि तो कितने बार हो सकते हैं, इस बात का जिक्र किया गया है इसमें। इसके बाद दोस्तों इसमें बात की गई है योग्यता की। किसकी बात की गई है? योग्यता की। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। फिर राष्ट्रपति की शर्तें क्या होंगी। अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हो तो आपको कौन कौन सी शर्तों को फॉलो करना पड़ता है, ये भी आपको दिया है। फिर दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है और क्या शपथ दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति साहब की शपथ की बात है। और इसके बाद राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को दोस्तों महाभियोग कहते हैं। तो राष्ट्रपति का पद से हटाना,
पद से हटाने की प्रक्रिया, या इसी को हम कहते हैं दोस्तों क्या, महाभियोग। अब देखिए ये एक ट्रिक है, पका चुनीर का पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, अनुच्छेद 52 से उठा के 61 तक लिख देना है हर एक के नीचे। तो पद दिया है दोस्तों क्या, अनुच्छेद, यहां मैं अनुच्छेद लिख देता हूं, ये हो गया 52 पद, राष्ट्रपति का पद वर्णित है इसमें अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 की बात करें तो इसमें कार्यपालिक शक्तियां मेंशन है। अनुच्छेद 54 में दोस्तों चुनाव या निर्वाचन वर्णित है। अनुच्छेद 55 में आपका क्या वर्णित है, निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में वर्णित है क्या, पदावधि या कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में वर्णित है पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में दोस्तों वर्णित है क्या, योग्यता। अनुच्छेद 59 में वर्णित है शर्तें। अनुच्छेद 60 में वर्णित है शपथ। और अनुच्छेद 61 में वर्णित है क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। अब आपसे सिंपल सा पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद जो 52 है उसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 57 में मिलता है। आपको यह ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 61। देखिएगा इस ट्रिक से आप बहुत सिंपली राष्ट्रपति को पूरी तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं अभी डिटेल में भी आपको राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एकदम मुंह जवानी याद होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए आइए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, पहले अनुच्छेद 52 की बात करते हैं जिसमें वर्णित है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52। फिर जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या वर्णित है, राष्ट्रपति का पद। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति के पद की बात करें तो इसमें यह दिया गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति अवश्य रूप से होंगे, ठीक है। भारत में एक राष्ट्रपति अवश्य रूप से होंगे जो भारत के कार्यपालिक प्रमुख होंगे। भारत के क्या होंगे, कार्यपालिक प्रमुख होंगे, या भारत संघ के कार्यपालिक प्रमुख होंगे। तो इसमें क्या है, भारत में राष्ट्रपति का पद, किसका पद, राष्ट्रपति का पद अवश्य रूप से होगा। क्या होगा दोस्तों, अवश्य रूप से होगा। अब इसमें क्या है दूसरा, अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति भारत संघ का के कार्यपालिक प्रमुख होंगी। क्या होंगे दोस्तों, कार्यपालिक प्रमुख होंगे। राष्ट्रपति भारत संघ के कार्यपालिक प्रमुख होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है। ये किसमें दिया है, अनुच्छेद 52 में दिया है। अनुच्छेद 52 में ये दिया है कि राष्ट्रपति अवश्य रूप से होंगे और ये कार्यपालिक क्या होंगे, प्रमुख होंगे। मतलब राष्ट्रपति का पद अवश्य रूप से होगा, राष्ट्रपति का पद अवश्य रूप से होगा और राष्ट्रपति भारत के संघ के कार्यपालिक प्रमुख होंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, अनुच्छेद 53 की। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है दोस्तों। अब अनुच्छेद 53 ये कहता है कि भारत के संघ का जो कार्यपालिक प्रमुख, जितनी भी कार्यपालिक शक्तियां हैं, कार्यपालिक शक्तियां मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। भारत के संघ की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। किसके हाथों में होगी, भारत के संघ की या संघ की
समस्त कार्यपालिक शक्तियां, समस्त कौन सी शक्तियां दोस्तों? कार्यपालिक शक्तियां। पालिक शक्तियां किसके हाथों में होंगी? शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। किसके हाथों में होंगी? राष्ट्रपति के हाथों में होंगी, हाथों में होंगी। मतलब जितनी भी संघ की कार्यपालिक शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो राष्ट्रपति के हाथों में होंगी। और राष्ट्रपति जो है उन शक्तियों का निर्वहन अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने अधीनस्थों, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गए, इन सभी के माध्यम से करेगा। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति, आप नोट में लिख लेंगे, राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिक शक्तियों का निर्वहन, किसका दोस्तों? समस्त कार्यपालिक शक्तियों का निर्वहन, पालिक शक्तियों का निर्वहन, शक्तियों का निर्वहन अपने अधीनस्थों, अधीनस्थों मतलब सबऑर्डिनेट्स दोस्तों, अधीनस्थों, अधीनस्थों जैसे पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इत्यादि के द्वारा करेंगे, या आप सचिव भी कह सकते हैं, के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो वो चाहे तो अपनी जितनी भी कार्यपालिक शक्तियां हैं उनके द्वारा अपने शक्तियों का निर्वहन करेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहां पे अनुच्छेद 53 में, संविधान का अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होंगी और राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिक शक्तियों को निर्वहन जो है वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे अनुच्छेद 174 है। अनुच्छेद 74 में ये है, देखिए अब मजे की बात तो ये है, कैसे आपने एक शब्द सुना होगा, राष्ट्रपति जो है इंडिया में रबर स्टैंप है। ठीक है, रबर स्टैंप है। वो कैसे? ये अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिक शक्तियों, देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिक शक्तियां, कार्यपालिक शक्तियों का निर्वहन, किसका निर्वहन? शक्तियों का निर्वहन, निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करेंगे, सलाह एवं सहायता से करेंगे, देखिए दोस्तों, एक बार तो आपको कह दिया गया कि आप जो है, आप क्या हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि आपको कह दिया गया कि आप अपने घर के मालिक हैं। दूसरा अनुच्छेद ये कहता है कि आप जो भी अपना काम करेंगे, है ना, वो अपने पापा से पूछ के करेंगे। तो मतलब एक्चुअल मालिक कौन हो गया? पापा करेंगे, पापा हो गए ना। उसी प्रकार राष्ट्रपति को भी बना दिएगा, राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिक शक्तियों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करेंगे। द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज हिज ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर विथ एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ध्यान से दीजिएगा, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। मतलब एक्चुअल में जो प्रमुख हुआ वो कौन हुआ? मंत्रिपरिषद हुआ। मंत्रिपरिषद हुआ कि नहीं हुआ? अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, एसआर मुंबई केस, आप मुंबई केस, एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, एससी ने ये कहा, एससी ने कहा कि यदि आप राष्ट्रपति के बारे में जानना चाहते हैं, राष्ट्रपति के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको संविधान का अनुच्छेद 53 एवं 74 साथ पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में दिया था, अपने एसआर मुंबई केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप राष्ट्रपति के बारे में जानना चाहते हो तो आपको अनुच्छेद 53 के साथ अनुच्छेद 74 भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 53 में यह दिया है कि संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियों का
संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होंगी, लेकिन उसके साथ यह भी कह दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त, अनुच्छेद 74 में क्या कह दिया गया, राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिक शक्तियों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करेगा। तो इस प्रकार जो एक्चुअल में प्रमुख हुआ वो कौन हुआ दोस्तों, मंत्रिपरिषद हुआ, ना कि राष्ट्रपति हुआ। कौन हुआ दोस्तों, ना कि राष्ट्रपति हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेद 54 की। ठीक है, अनुच्छेद 54 की बात करेंगे हम। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 54 की। इतना तो मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा। तो अनुच्छेद 54 में क्या दिया है दोस्तों, आपको पता ही है, आप ट्रिक से याद करिए, देखिए, है ना। पका चुनिव यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है ना, राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के, अब हम अनुच्छेद किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 54 की बात कर रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद 54 या आर्टिकल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें दिया है राष्ट्रपति के चुनाव या चुनाव मंडल, आप ये भी कह सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, या यहां हम बात करें मेनली किसकी बात हो रही है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है दोस्तों, ये समझिए पहले कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी लोग भाग लेते हैं उनको एक साथ क्या कहते हैं, निर्वाचन मंडल कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं, वालों को हम कहते हैं दोस्तों निर्वाचन मंडल। अब हम ये बात करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की अगर बात की जाए तो इसमें आपको हम 3 कैटेगरी बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी भाग लेते हैं वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, ये आप ध्यान रखिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि ये चाहे लोकसभा हो, लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। सबसे पहले तो ये, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरा और कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, दूसरा दोस्तों भाग लेगा कौन, ये आप ध्यान रखिएगा कि राज्यों की, जो भी 28 राज्य हैं हमारे देश में, है ना, राज्यों की विधानसभा की, इसके विधानसभा के निर्वाचित विधायक, जो भी निर्वाचित विधायक है ना, राज्यों की जो विधानसभा है उसके जो भी निर्वाचित विधायक हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो मतलब संसद जो जितने भी भाग लेंगे वो निर्वाचित होने चाहिए, और दूसरा जो भी विधायक राज्यों के भाग लेंगे वो भी क्या होने चाहिए दोस्तों, वो भी क्या होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। और तीसरा आप देखोगे कि दिल्ली, पौंडीचेरी, और तीसरा दोस्तों जम्मू कश्मीर, JNK के निर्वाचित विधायक, क्योंकि यहां तीनों जगह भी विधानसभा है, तो विधानसभा है तो ऑब्वियसली यहां पे विधायक होंगे, तो निर्वाचित विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, बस शर्त इतना है कि वो निर्वाचित होना चाहिए। बिना निर्वाचन के दोस्तों वो भाग नहीं ले सकते, आपको ये ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर भाग लेना है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए सबसे आवश्यक प्रक्रिया क्या है, वो निर्वाचित विधायक होने चाहिए। अच्छा, इस चीज को कब ऐड किया गया था, इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसको ऐड किया गया था 70वें संविधान संशोधन। इसको ये पहले नहीं भाग लेते थे, ये भाग नहीं लेते थे,
पौंडीचेरी और दिल्ली के। लेकिन ये जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया दोस्तों? ये दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, ये चीज ऐड की गई थी इसमें। ठीक है, इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहता है, इफ एनीबडी वांट्स टू टेक द पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसके पास क्या, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा आप कि राष्ट्रपति का चुनाव, संविधान में ये वर्णन है कि राष्ट्रपति का चुनाव पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल के ओवर होने से पहले, पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव ये आपको नोट के पॉइंट में लिखना सारे। राष्ट्रपति का चुनाव पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हो जाना चाहिए। दूसरी, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको आप ध्यान रखिएगा, उसको प्रस्तावक के रूप में 50 सांसद चाहिए कम से कम। अगर 50 सांसद उसका नाम प्रस्तावित करते हैं तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और 50 प्रस्तावक के साथ साथ 50 सांसद जो होते हैं वो क्या होने चाहिए दोस्तों? वो उसको अनुमोदित करने चाहिए, मतलब अनुमोदक होना चाहिए। अनुमोदक कितने होने चाहिए? 50 अन्य संसद। 50 संसद तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 फिर अन्य संसद क्या हो? अनुमोदक हो, मतलब उनके नाम को प्रस्तावित जो करे 50, उनके अतिरिक्त 50 लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये प्रपोजर होना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? 50 उसको एक्सेप्ट करने वाले हों। तो 100 संसद आपको चाहिए अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। इसके अलावा आपको जमानत राशि जमा करनी होती है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो जमानत राशि जमा होती है। राष्ट्रपति का जो भी चुनाव लड़ता है 15,000 रुपए। अब ये 15,000 रुपए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा होती है, जो भी राष्ट्रपति के चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर होता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर में दोस्तों इसका होता है लोकसभा या राज्यसभा का महासचिव होता है। रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा का महासचिव होता है या फिर महासचिव होता है, और या फिर दोस्तों आरबीआई का गवर्नर। ये जमानत राशि जो है ये इनके पास रखना होता है। और अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और टोटल कास्ट जितने भी वोट पड़े हैं उसके 1/6 भाग से कम पाता है, वोट से कम पाने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगर 1/6 से कम वोट पाता है, कम वोट पाने पर जमानत राशि क्या हो जाती है दोस्तों? जब्त हो जाती है। तो उसी को हम कहते हैं कि जमानत जब्त हो जाना। तो ये था हमारा दोस्तों आर्टिकल 54, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव, मुख्य रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोगों को ही कहा जाता है निर्वाचन मंडल। ठीक है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभा के जितने भी निर्वाचित विधायक हैं वो भाग लेते हैं, और 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। ये पहले नहीं जोड़ा गया था, ये संविधान में एक संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन 1992 में, और उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति का चुनाव सबसे पहले तो पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व हो जाना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक सांसद चाहिए, 100 सांसद चाहिए उसको। जमानत राशि 15,000 वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा किया जाता है। तो दोस्तों ये थे अनुच्छेद 54। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अनुच्छेद 55 से स्टार्ट करेंगे और पूरा राष्ट्रपति के बारे में एक तरफ से जितनी भी चीजें होती हैं दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।